अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में पंतद्वीप मैदान में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर दर्जन भर झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। झोपड़ियों में आग लगने पर आसपास मौजूद लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की है। हालांकि आग की लपटें कम नहीं हुई। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर कंट्रोल किया। आग लगने का कारण एक झोपड़ी में बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। और ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला जुड़ गए हैं। पुलकित, क्या अपडेट है आग को लेकर? क्या आग पर कंट्रोल पा लिया गया है और कैसे लगी है ये आग? देखिए, हरिद्वार देहरादून हाईवे के लगा हुआ पंतद्वीप मैदान है। पंतद्वीप मैदान में कई झुग्गी झोपड़ियां हैं, जिसमें कुछ जो साधु संत भक्कड़ साधु हैं, इस तरह के साधु यहाँ पर रहते हैं और अक्सर यहाँ पर इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर सामने आती रहती हैं। आज ही बड़ी घटना यहाँ पर ये हुई है कि एक झुग्गी झोपड़ी में जो वहाँ पर बिजली के कनेक्शन भी हैं, तो बिजली के कनेक्शन में एक शॉर्ट सर्किट हो जाने से एक झोपड़ी में आग लग गई। आग समय रहते नियंत्रित नहीं हो सकी और उससे जो दूसरी झोपड़ियां लगी हुई थी, लगभग दर्जन भर झोपड़ियों तक ये आग पहुंच गई और काफी दूर तक ये आग जाती रही और काफी विकराल ये आग लग गई। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो जिस तरह से अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ भागे और आग को उन्होंने बुझाने का प्रयास किया। अपने जो भी साधन उनके पास थे उसको आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें काफी विकराल थी। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। 3 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की वहां पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा चुका है। फिलहाल जो स्थिति है पूरी तरह से नियंत्रण में है और गनीमत की बात यह है कि इसमें कोई भी इसकी आग की जद में नहीं आया है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है, किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। हालांकि जितना भी सामान आग में वहां पर झोपड़ियों में रखा हुआ था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। पुलिस भी पहुंची हुई है और अगर किसी तरह को कोई भी घायल नजर आ रहा है, हल्का फुल्का कोई भी बंद नजर आ रहा है, तो उसको जो है हॉस्पिटल पहुंचने की व्यवस्था की जा रही है। आग लगने का कारण अभी तक जो है वो शॉर्ट सर्किट ही यहाँ पर नजर आ रहा है। पुलिस समय समय पर यहाँ से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने की कार्रवाई करती है, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन बावजूद इसके अतिक्रमण जो है वहां पर जमा हो जाता है और इस तरह के हादसों का कारण बनता है। जी, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। प्रयागराज पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का निरंजनी अखाड़े ने स्वागत किया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के प्रमुख आचार्य कैलाशानंद भी मौजूद रहे। इसके साथ ही कई साधु संत भी मौजूद रहे। सभी संतों ने देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से सामाजिक समरसता और समानता होने की बात कही है और सीएम धामी का आभार जताया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाकुंभ के आयोजन को अद्भुत और अलौकिक बताया। सीएम पुष्कर सिंह धामी महाकुंभ मेले में पहुंचे हैं। उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया। उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अद्भुत है और पूज्य संत गणों का सानिध्य यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है और यहाँ के अध्यात्म की अनुभूति हो रही है। बहुत सुंदर आयोजन है और हर प्रकार से दिव्यता है यहाँ पर। ज्ञान कुंभ में भी गए आपने, वहाँ पर ज्ञान कुंभ में क्या संदेश है? ज्ञान कुंभ हमारी नई पीढ़ी के लिए, नवाचार के लिए, ज्ञान के लिए, नई शिक्षा के लिए और हमारी जो शिक्षा पद्धति रही है प्राचीन काल की और नए हमारे छात्र छात्राएं, उदयमान हमारे नवोदित लोग, उन सबके लिए एक प्रेरक बनेगा और एक कहीं न कहीं उनका मार्गदर्शन करेगा। यूसीसी आपने लागू किया और उत्तराखंड पहला राज्य बना। संत भी आज आपको सम्मानित कर, स्वामी कैलाशानंद जी सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता के साथ किया हुआ वायदा था, संकल्प था, वो हमने पूरा किया है। महाकुंभ के इस आयोजन को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से दिव्य और भव्य तैयारी हुई है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत व्यवस्थित। आदरणीय योगी जी का, उनकी सरकार का मैं बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ कि करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और पुण्य के भागी। सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां वो कुंभ में स्नान करेंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेला क्षेत्र में आयोजित ज्ञान महाकुंभ में शामिल हुए और महाकुंभ के दौरान ज्ञान महाकुंभ का आयोजन एक ऐतिहासिक पल है। ज्ञान महाकुंभ आने वाली पीढ़ियों के लिए नई दिशा देगा, ये संदेश मुख्यमंत्री ने दिया। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए इस ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये ज्ञान महाकुंभ हमारे आने
वाली नई पीढ़ी को, हमारे विद्यार्थियों को, छात्रों को एक नई दिशा देने का काम करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप सबके माध्यम से बड़ा शुभ अवसर है कि ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ के अवसर पर ज्ञान कुंभ का भी आयोजन यहाँ पर किया गया है। रविवार से बीजेपी के सांगठनिक चुनाव शुरू हो रहे हैं और इन चुनावों में बीजेपी ने युवाओं को आगे लाने के लिए मंडल अध्यक्ष जैसे पदों के चुनावों में एज लिमिट निर्धारित कर दी है। मकसद है कि सभी अभी से 2027 की चुनावी तैयारियां शुरू कर दी जाए। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के सांगठनिक चुनाव को लेकर वर्कशॉप का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। फर्स्ट फेज में 301 मंडल अध्यक्षों का चुनाव होना है। इसके लिए नियुक्त 300 से अधिक ऑब्जर्वर पदाधिकारियों के लिए रविवार को ये वर्कशॉप लगाई गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मजबूत संगठन की बदौलत बीजेपी हर चुनाव को जीत रही है। साथ ही कहा कि मंडल अध्यक्ष जो भी हो लेकिन कर्मठ होना चाहिए। इन 3 वर्षों में कार्यकर्ताओं को अपने पद पर कार्य करते हुए अपनी कार्यक्षमता सिद्ध करने का बहुत शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिसमें वो संगठन के लिए भी काम करते हैं, संगठन के काम के साथ साथ पार्टी का विस्तार करते हैं, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष पद महत्वपूर्ण होता है। ये जिले के संगठन और कार्यकर्ता के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। आम मतदाता कार्यकर्ता तक सीधे उसकी पहुंच होती है। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत मंडल अध्यक्ष पद के लिए 30 से 45 वर्ष की लिमिट लगा दी है। तो ठीक इसी तरह से जिला अध्यक्ष पद पर भी एज लिमिट का बैरियर तय कर दिया गया है। काम हमारे संगठन का ज्यादा है। 2027 का चुनाव हमने इसी कार्यकारिणी के आधार पर लड़ना है, इन्हीं मंडल अध्यक्षों के आधार पर लड़ना है। इसलिए हमने उम्र 35 वर्ष से 45 वर्ष तक रखी है। हमने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3 प्रमुख कार्यकर्ताओं को सर्वसम्मति बनाने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में हम भेज रहे हैं। चुनाव अधिकारी हमारे जिले में बन चुके हैं और सर्वसम्मति से हमारा अध्यक्ष बने। कई चुनाव की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी चुनाव की दृष्टि चुनाव हो, लेकिन हम 100% मंडलों में भारतीय जनता पार्टी गठन हो जाए। इस चुनाव से बनने वाली कार्यकारिणी के नेतृत्व में ही 2027 का विधानसभा चुनाव होना है। यानी कि 2027 के लिए एक मजबूत संगठन की अभी से नींव रखनी शुरू कर दी गई है। मंडल अध्यक्षों के चुनाव के लिए ऑब्जर्वर 10 फरवरी से मंडलों में जाकर 16 फरवरी तक 3-3 नामों का पैनल लाएंगे, जहां 20 फरवरी तक सभी 301 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी तरह 28 तारीख तक बीजेपी जिला अध्यक्ष भी घोषित कर देगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार के लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित बारी टीप गांव में अलग अलग संप्रदाय के लड़के और लड़की के एक साथ फरार हो जाने से तनाव का माहौल है। मामला अलग अलग समुदायों से जुड़ा होने के चलते गांव में 2 पक्षों के बीच में पथराव भी हुआ, लेकिन पुलिस की सख्ती के चलते हालात काबू में है। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि युवती नाबालिग है और गाँव का ही एक गैर हिंदू युवक उसे बहला फुसला कर ले गया। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि लड़की की मिसिंग की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। अब तक परिजनों का मानना है कि कोई शख्स लेके गया है, तो इतना तय है। आज थोड़ा गांव में उस पर्टिकुलर घर के आसपास कुछ लोग इकट्ठा होकर उन्होंने कानून व्यवस्था बाधित करने का प्रयास किया, क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो ऐसा कोई चीज घटनाक्रम नहीं हुआ है। बाकी फोर्स हमने वहां लगा रखी है और मिसिंग जो पर्सन है उसकी बरामदगी के लिए हमने टीम बना दी और मैं मान रहा हूं कि जल्दी से हम उसको बरामद। ऋषिकेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गाजियाबाद से घूमने आया बीटेक का छात्रा गंगा में नहाते वक्त डूब गया। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद से 4 दोस्त ऋषिकेश घूमने आए।
कॉर्बेट में हर साल होने वाली फेज 4 की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। देश में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होने पर बाघ संरक्षण के लिए कॉर्बेट को भी चुना गया। तब से कॉर्बेट ने कभी बाघों की संख्या के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसे में बढ़ती बाघों की संख्या को लेकर विभाग खुशी के साथ ही चुनौती के रूप में भी इसे देखता है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में फेज 4 की अभी गणना की जा रही है, तो इसके लिए जो कैमरा ट्रैप्स हैं वो सभी रेंजों में लगाए गए हैं। हमारे जो टाइगर सेल है इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और हाँ, हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी जो फेज 4 में है टाइगर्स की संख्या में बढ़ावा देखने को मिलेगा। बाघों की बढ़ती संख्या वन्यजीव प्रेमियों के लिए भी खुशी लेकर आती है, लेकिन यहाँ बाघों के साथ इंसानों का बढ़ रहा संघर्ष चिंता की बात है। बढ़ते बाघों के लिए केयरिंग कैपेसिटी को लेकर भी ये लोग चिंतित हैं। ऐसे में उनके कुछ सुझाव भी हैं। साथ ही इस ओर विभाग को भी कई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे बाघों का ये बढ़ता कुनबा कहीं क्षेत्र के लिए अभिशाप न बन जाए। नई चीजें निकल के आई हैं कैमरा ट्रैपिंग के बाद, और जब से कैमरे लगा के अध्ययन हो रहा है तो कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं सैचुरेशन की स्टेज है। ऐसी स्थिति में जो है इन बाघों को रिलोकेट करना बहुत जरूरी है और इन बाघों को एक कॉरिडोर बनाकर दूसरे जंगलों से रिलेट करना भी बहुत जरूरी है और आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करना भी जरूरी है। अप्रैल 1973 में देश में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया। देश दुनिया में कम होती बाघों की संख्या को बचाने के लिए की गई ये कोशिश कॉर्बेट में खूब रंग लाई। अब सरकारों और विभाग को ऐसी कोई पहल करनी होगी जिससे बाघ को लोग अभिशाप न मानने लगे। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। पहाड़ की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही टिकी हुई है। हर साल बढ़ रही पर्यटकों की संख्या से पर्यटन पहाड़ में होटल और होम स्टे की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिससे कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सर्दी हो या फिर गर्मी का मौसम, पहाड़ की खूबसूरत वादियां पर्यटकों का इंतजार करती है और अल्मोड़ा के जागेश्वर, कसार देवी, रानीखेत के साथ ही मारचूला में भी जमकर पर्यटक पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी के जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। अगर अल्मोड़ा आने वाले पर्यटकों की बात करें तो 2021 में 38,021 देसी और 171 विदेशी पर्यटक आए। वहीं 2022 में 1,30,195 देसी और 1,606 विदेशी पर्यटक आए। तो 2023 में देसी पर्यटक 2,35,571 और 3,040 विदेशी पर्यटक पहुँचे, जबकि 2024 में 5,45,130 देसी और 3,407 विदेशी पर्यटक यहां आए। और 2024 में 24-25 वित्तीय वर्ष में हमारे पास कुल जो इंडियन टूरिस्ट जो थे वो 5,45,130 कुल टूरिस्ट आए हैं, डोमेस्टिक टूरिस्ट, और जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ विदेशी जो टूरिस्ट आए हैं उनका नंबर 3,407 है। लगातार बढ़ रहे पर्यटकों की संख्या से पहाड़ में कारोबार बढ़ रहा है। लोग होम स्टे, रिजॉर्ट और होटल बना रहे हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मिल रहा है। इसके तहत हमारे जितने भी होटल बिजनेस हैं, होटल व्यवसायी हैं, वो काफ़ी इसको लेकर खुश हैं। तो अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो हमारा जो पर्यटन से आधारित व्यापार है वो बढ़ता रहेगा। पहाड़ में पर्यटकों की संख्या बढ़ना पर्यटन कारोबारी के लिए अच्छे संकेत हैं। वहीं सरकार भी प्रदेश में पर्यटन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। नगर निगम में बीजेपी के 4 मेयर ने ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे गाउन में शपथ ली और तो कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बता दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते इसी से जुड़ी हुई। देहरादून, कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार नगर निगम में शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन सवाल शपथ ग्रहण पर नहीं, शपथ ग्रहण के दौरान पहने नए गाउन पर उठ रहे हैं। कांग्रेस ने इसे बीजेपी का दोहरा चरित्र बताया है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी अंग्रेजों के वक्त का नामो निशान और पहचान मिटाना चाहती है।
लेकिन उसी बीजेपी के मेयर अंग्रेजों के वक्त का गाउन पहनकर शपथ लेते हैं। इसलिए बीजेपी बोलती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भारी अंतर आ चुका है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी विरासत से नफरत करते हैं और दूसरी तरफ जब मेयर का शपथ ग्रहण होता है तो अंग्रेजों के गाउन पहन करके शपथ ग्रहण होती है। तो इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की अब कोई रीति नीति नहीं है। कथनी करने में भारी अंतर आ गया और जनता भी भाजपा के दोहरे चाल चरित्र चेहरे को पहचान रही है। अंग्रेजों के वक्त का गाउन पहनने पर सवाल उठे तो बीजेपी के लिए जवाब देना मुश्किल हुआ। गाउन पहनकर शपथ लेने वाले देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने इसे प्रोटोकॉल बताया, तो हल्द्वानी में कोट पैंट और पहाड़ी टोपी पहनकर शपथ लेने वाले गजराज बिष्ट ने कहा, अंग्रेज 1947 में जा चुके, इसलिए अब सनातन की बात होनी चाहिए। ये तो एक वो है, इसका एक प्रोटोकॉल है और जैसा मुझे बताया गया तो मैंने उसी हिसाब से जो शपथ लेनी थी उसी तरीके से ली। बाकी कार्य करने का जो काम है वो हमारा है, हमें क्या काम करना है। आपने देखा होगा कि हमारे मंच से भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन सब का उद्घोष लगातार होता रहा। आज समाचार पत्रों ने भी ये लिखा है। तो निश्चित तौर पे जो हम कार्य करेंगे वो हम अपना कार्य करेंगे, जो हमको कार्य करना है अपने। नहीं, अब अंग्रेज अब 47 में चले गए तो अब हमारी संस्कृति ही प्रॉपर है और अपनी संस्कृति को अपनाना मुझे ठीक लगा। और जो मेरा ड्रेस भारतीय संस्कृति और कुमाऊनी संस्कृति के अनुरूप था और मुझे वो ठीक लगा, इसलिए मैंने उसको पहना। बीजेपी के चुने 4 मेयर का गाउन पहनकर शपथ लेना सियासी मुद्दा बन गया, तो विपक्ष ने बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठा दिए। अब गाउन पहनने की भूल तो बीजेपी अगली बार सुधारने और पहाड़ी टोपी में शपथ लेने की बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की है। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।